करना है, ऑपरेट करना है, इसलिए ऑपरेंट कंडीशनिंग वर्ड आया। इसमें कबूतर पेटिका पर इन बॉक्स, कबूतर को एक बॉक्स में रखा गया, उसको कबूतर पेटिका कहा गया। हम जानते हैं कि हमारे पास कुछ रिफ्लेक्सिव व्यवहार होते हैं जिनको हम सहज व्यवहार कहते हैं। जैसे उंगली में यदि पिन चुभ जाएगी तो हम उंगली को फ़ौरन हटा लेंगे, एकदम से रोशनी आँख में पड़ेगी तो पुतलियाँ झपक जाएंगी और भोजन को देख के लार बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इनको हम सहज व्यवहार कहते हैं, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर कहते हैं। जो ऑपरेंट बिहेवियर हैं उनके लिए हमको पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। यानी पुनर्बलन का मतलब ये हुआ कि जब रिस्पॉन्स दिया गया और रिस्पॉन्स करेक्ट है तो हम उसको रीइंफोर्स करें। ये रीइंफोर्समेंट हम एनिमल्स में तो दो प्रकार से कर पाते हैं कि उसको भोजन मिले या उसको यदि कोई तकलीफ़ हो रही हो, जो इलेक्ट्रिक शॉक लगाया जा रहा था या कोई पीड़ा हो रही थी वो कम हो जाए। यानी कि दो प्रकार की बातें हो गई। एक तो धनात्मक पुनर्बलन हो गया जिसको पाने के लिए सीखने वाला व्यवहार करता है। इसमें भोजन, पानी और अगर हम मानवों की बात करें तो धन दौलत, यश सम्मान, प्रशंसा, सामाजिक स्वीकृति या लैंगिक संपर्क, ये सब की सब चीज़ें इसमें आएंगी जहाँ पर यह सीखने वाला कुछ प्राप्त करना चाहता है। इसका दूसरा भाग क्या है कि वह किस चीज़ों से बचना चाहता है, उसको हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहेंगे, ऋणात्मक पुनर्बलन कहेंगे। जैसे दंड है, अपमान है, डांट फटकार है, ये सब के सब नेगेटिव हैं। और वही जो मैंने पहले कहा था, यहाँ भी वही पता चला कि जो पॉजिटिव पुनर्बलन है वो अधिक प्रभावी है, जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है उसका प्रभाव उतना नहीं है जैसा हम पहले समझ रहे थे। इस संदर्भ में जो इन दोनों के इसके बाद की जो थ्योरी है वो कुछ दूसरी टाइप की है। तो अभी हम इन सिद्धांतों के शैक्षिक निहितार्थों की यदि बात करें तो शैक्षिक निहितार्थ इनके क्या निकलते हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर ये बात पता चलती है कि हम सीखने की सामग्री का आयोजन किस प्रकार करें। यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यदि सीखने की सामग्री ऐसी होगी जिसमें सीखने वाले को अधिक से अधिक सफलता मिले और कम से कम असफलता मिले तो ऐसी सामग्री को सीखे जाने में सरलता होगी। ये बात हमको अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को और जो पाठ्यक्रम की सामग्री लिखते हैं और जो मूल्यांकन करते हैं उनको ये बताना होगा कि सीखने की सामग्री का आयोजन इस प्रकार किया जाए कि सीखने वाले को अधिक से अधिक सफलता के अवसर मिलें और उसको कम से कम असफलता के अवसर मिले। यह पहला शैक्षिक निहितार्थ इसका है। और दूसरी बात कि सही उत्तर का तत्काल पुनर्बलन हो, त्वरित पुनर्बलन। यदि उसने सही उत्तर दिया है तो उसकी प्रशंसा, उसको मान सम्मान, उसको उसी वक्त दे दिया जाए, 30-40 साल बाद नहीं, जैसे हमारी मानव संसार में परंपरा है कि मरणोपरांत पुरस्कार मिल रहा है। ये बातें थोड़ा इसके विपरीत जा रही हैं कि सही उत्तर को तत्काल पुनर्बलन मिलना चाहिए। तीसरी बात जो इसमें आती है वो ये कि यदि ऐसा होना है तो प्रत्येक विद्यार्थी को उसके स्वयं की गति से सीखने के अवसर प्रदान करने पड़ेंगे। यदि हम अपनी तरीके से, ये जो प्रश्न अब आ रहा है जो विद्यार्थी अब शिक्षकों से पूछ रहे हैं 3rd मिलेनियम में, वाई कांट यू टीच मी द वे आई लर्न, वाई यू इंसिस्ट दैट आई शुड लर्न द वे यू टीच मी, ये एक प्रश्न है जो अब आ रहा है। बच्चा ये इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि बच्चे को स्वयं की गति से, सीखने वाले को स्वयं की गति से सीखने के अवसर मिलने चाहिए। हमको अपनी धारणाओं को, अपने विचारों को, अपनी अवधारणाओं को जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई है उन पर आरोपित नहीं करना चाहिए। हमको यह याद रखना पड़ेगा कि प्रशंसा और पुरस्कार अधिक महत्वपूर्ण हैं, अधिक प्रभावी हैं। ताड़ना और दंड उतने प्रभावी नहीं हैं। और जो प्रयोग इन्होंने किए इन्हीं मनोवैज्ञानिकों ने, उनसे ये पाया गया कि कई बार माइल्ड पनिशमेंट को तो सीखने वाले इंजॉय भी करना शुरू कर देते हैं। इसलिए माइल्ड पनिशमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है। और अगर सीवियर पनिशमेंट होगा तो उससे बच्चों को नुकसान होने की आशंका रहती है। इसलिए पुरस्कार पॉजिटिव हो, जो पॉजिटिव बातें हों वो आएँ, जो नेगेटिव बातें हों वो ना आएँ। ये इसका एक इम्प्लीमेंटेशन है। तीसरी बात इससे ये आई कि हम जो भी करें, एक जो हमारा नियम बने वो ये बने कि सहज, सरल और सुगम तरीके से सीखना हो सके। यहाँ पर मैं एक चीज़ उल्लेख करना चाहूँगा कि सबसे कठिन काम चीज़ों को सरल बनाना होता है। चीज़ों को कठिन बनाने का काम कोई भी कर सकता है, चीज़ों को सरल बनाना कठिन काम होता है। तो सरल बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें जो ये 2 थ्योरीज का उपयोग था वो इस प्रकार से हुआ कि जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन नाम की एक चीज़ आई, अभिक्रमित अनुदेशन, और अब जाके जो कंप्यूटर निर्देशित
शिक्षा आई है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जो बनी है, उसमें ये एक फ़ायदा है कि उसमें बच्चे को दंडित होने का खतरा नहीं है, उसको अपमानित होने का खतरा नहीं है, उसको डांट फटकार का खतरा नहीं है। एक इसका प्लस पॉइंट तो ये है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि सीखना कहाँ संभव होता है इसका उत्तर देना मुश्किल काम है, लेकिन सीखना कब नहीं होता है इसका उत्तर दिया जा सकता है। सीखना भय युक्त वातावरण में सीखना संभव नहीं है। तो भय रहित वातावरण सीखना कर देगा यह आवश्यक नहीं है, लेकिन यह पक्की बात है कि जहाँ भय वाला वातावरण होगा वहाँ सीखना संभव नहीं होगा। दो बातों को की ओर अब ध्यान जा रहा है कि कौन सी सीखने की सामग्री सीखी जाती है। इसका उत्तर ये आया है कि जो सामग्री का बच्चे के लिए, सीखने वाले के सेंस और मीनिंग हो, वही सामग्री सीखी जा सकेगी। जब तक उसमें मीनिंगफुलनेस और वो सेंसिबल नहीं होगी। ये दूसरी एक अहम बात और सामने आई है, वो विचार अभी आया है 2000 सन के बाद का, वो कुछ इस प्रकार का है। अभी तक हम यह मान रहे थे कि ये जो सीखने की प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया चूँकि स्पेशली पढ़ने लिखने की जो प्रक्रिया है वो प्राकृतिक जैसी नहीं है, उसके लिए हमको प्रयास करने पड़ते हैं। और इस क्रम में एक बात ये पता चली सीखने के प्रक्रिया के संदर्भ में, जो बिल्कुल साफ तरीके से बात सामने आई है, वो बात ये आई कि 20वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में और पिछले 5-7 वर्षों में जो न्यूरो साइंसेस में जो काम किए गए, उन्होंने हमको ये बताया, न्यूरो साइंसेस की फील्ड के लोगों ने, कि सीखने की प्रक्रिया के संपादित होने के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व है वो ये है कि ये जो पुरानी बात अपनी तरीके से ये लोग कह रहे थे, अब जो बात अब कही जा रही है कि ये जो मस्तिष्क नाम की चीज़ हमारे पास है, इसके अलर्टनेस, और ये अलर्टनेस कैसे आती है, ये बड़ा यहाँ पर एक थोड़ा सा विचार बनाना पड़ेगा कि सीखना इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट नहीं है, सीखना इमोशनल कमिटमेंट है। इंटेलेक्ट उसको फॉलो करता है, यानी कि पैशन एंड जील ये महत्वपूर्ण है पहले। जब ये आ जाते हैं तो इमोशनल कमिटमेंट हो जाता है, या यूँ समझिए कि इंटेलेक्ट फॉलो करता है इमोशन को, उल्टा नहीं है। तो कोई भी सीखने की सामग्री जो बच्चे के इमोशंस के खिलाफ जाएगी उसको नहीं सीखा जा सकता, ये तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसको सीखने में कठिनाई होगी। तो इसलिए लर्निंग मटेरियल जो भी बने, जो मीनिंगफुल, सेंसिबल होने के साथ साथ उसके संवेगों से पॉजिटिव तरीके से जुड़ा हुआ हो, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई भी ऐसी बात जो उसके इमोशंस के विपरीत जाती हो, उसको बच्चा सीखने से इनकार कर देगा। ये न्यूरो साइंसेस के फील्ड से जो खबर आई है वो इस प्रकार की आई है। NCF 2005 जब रिलीज़ किया गया और अब NCF 2009 आया हुआ है, उसमें बहुत अच्छी एक तालिका बनी हुई है, तब और अब। तब में क्या था कि पूरी की पूरी शिक्षा शिक्षक आधारित थी, और अब जो है वो शिक्षा पूरी की पूरी सीखने वाले पर आधारित है। यानी कि हमको तमाम लोगों को ये प्रयास करने होंगे कि ये जो सीखने की सामग्री हो ये बच्चे के अनुरूप हो। मैं यहाँ एक चीज़ और उल्लेख करना चाहूँगा कि हर युग का एक अपना युग धर्म होता है। आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले बात दूसरी थी, आज कुछ बात दूसरी टाइप की है। अब हम जिस समय पर अब हम रह रहे हैं, उस समय के संदर्भ में यदि हम विचार करें तो गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में जिन्होंने विचार देना प्रारंभ किया जर्मनी से, वो कुछ हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं से मिलता जुलता था। उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसमें जो बड़े नाम आए हैं वो नाम हैं कोहलर, कोफका, वर्दीमर। इन लोगों ने बात क्या की थी कि एक गेस्टाल्ट क्वालिटेट नाम का जर्मन नाउन है, ये पूरा गेस्टाल्ट क्वालिटेट है और अंग्रेजी में एज सच ले लिया गया और गेस्टाल्ट इन्होंने उसको कहा। गेस्टाल्ट क्वालिटेट एक्चुअली अगर हम उसकी हिंदी करने की समझने की कोशिश करें तो आकृति, समग्रता और पूर्णता, इस प्रकार का कुछ विचार बन रहा है। इन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग तो नहीं दिए, इन्होंने लॉज ऑफ परसेप्शन दिए। इनका मानना ये था कि सीखने में, व्यवहार में परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सीखने में जो होता है वो है परसेप्शन में अंतर। हम चीज़ों को दूसरे तरीके से परसीव करना शुरू कर देते हैं। ऐसा जब हो रहा होता है तो ये उसको सीखना कहते हैं। इन्होंने एक बेसिक लॉ दिया, उसको नाम इन्होंने दिया लॉ ऑफ प्रेग्नांज।
लॉ ऑफ प्रेग्नांज का सीधा मतलब ये था कि जब हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं, वी टेंड टू इम्पोज एन ऑर्डर, ए स्ट्रक्चर ऑन इट, जो मीनिंगफुल होता है हमारे हिसाब से। तो उसमें कुछ इस प्रकार की चीज़ें आती हैं कि यदि एक त्रिभुज का हम बनाने की कोशिश करें और उसको लाइनों को पूरा न मिलाएं, केवल हम उनको छोटे छोटे डंडों में बांट के दिखाएं और उससे पूछें ये क्या है, तो वो त्रिभुज नहीं है, लेकिन वो उसमें त्रिभुज को इम्पोज कर देता है। वो बताता है ये आकृति त्रिभुज की आकृति है। इसी प्रकार अगर हम कई चीज़ों को बनाते हैं, अगर फिगर यहाँ पर होती तो मैं बनाता कि एक गोला हम बनाने की कोशिश करें, लेकिन उस गोले में बीच में गैप कर दें, यानी कि 358 डिग्री का एक आर्क हम बना दें और किसी से पूछें कि ये आकृति किस प्रकार की है, तो एमएससी मैथमेटिक्स वाला विद्यार्थी भी कहेगा कि यह एक गोले की आकृति है, बिकॉज वो डिसऑर्गेनाइज्ड चीज़ों को नहीं देखना चाहता है। हमारा ह्यूमन ब्रेन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहता है। ये कुछ इस प्रकार की बात थी कि होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स। ये इनकी बेसिक फिलॉसफी थी। और इन्होंने जो लॉज निकाले, 5 इनके मेन लॉज हैं जो परसेप्शन के लॉ कहलाते हैं, वो जो नियम है उसका हमारे लिए शैक्षिक निहितार्थ है, मैं उनकी चर्चा करना चाहूँगा। पहला तो है समानता का नियम, यानी कि अगर कुछ एलिमेंट्स हैं और वो समान एक ही जैसे हैं तो वो एक दे फॉर्म एक ग्रुप इन डायरेक्शन, वो एक ग्रुप बनाना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे यदि हम एक डॉट 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 करके एक लाइन जैसी बना के पूछें कि यह आकृति किस प्रकार की है रेखा गणित के हिसाब से, तो वो जो देखने वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि यह एक सरल रेखा है। इसी तरीके से जब जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने एक मूलभूत नियम दिया, लॉ ऑफ प्रेग्नांज। ये लॉ ऑफ प्रेग्नांज तो सिंपली केवल यह बताता है कि जब हम किसी चीज़ को पहली बार परसीव करते हैं, देख रहे होते हैं, तो हम उसमें एक ऑर्डर, एक मीनिंग, एक स्ट्रक्चर इम्पोज कर देते हैं, यानी कि हम उसको एक अर्थ प्रदान करते हैं, उसको समग्रता प्रदान करते हैं, उसको पूर्णता प्रदान करते हैं। ऐसा कैसे होता है, इस पर विचार जब इन्होंने किया तो इन्होंने 5 सबऑर्डिनेट लॉज, उपनियम बनाए। जो पहला नियम है वो है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि समान तत्व एक प्रकार की आकृति को बनाने में, बनता हुआ दिखने में सीखने वाले को मदद करते हैं। यदि वो तत्व समान होंगे तो आकृति जैसी वो चाहता है और जैसी समझते हैं हम, वो आकृति उसको दे देगा, चाहे वो उसको गोला कहे, सर्किल कहे, या ट्रायंगल कहे, या स्ट्रेट लाइन कहे। ये डिपेंड करेगा कि वो कितने एलिमेंट एक जैसे हैं। दूसरा लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ये लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी बताता है कि ये समान तत्व जितने आपस में आसपास होंगे उतना ही आकृति प्रदान करने में, अर्थ प्रदान करने में, रचना प्रदान करने में, पूर्णता प्रदान करने में सहायता मिलेगी। जो तीसरा है वो है लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूएशन। चीज़ों को हम जैसा देख रहे होते हैं हम उनको वैसा ही देखना चाहते हैं। वी परसीव स्ट्रेट लाइन्स एज स्ट्रेट लाइन्स एंड कर्व्स एज कर्व्स। एक्सेप्शंस बिल्कुल नहीं है। ये प्रयोग करके यदि देखे जाएँ, किसी स्ट्रेट लाइन को यदि हम किसी सीखने वाले को कहें कि इसको थोड़ा बड़ा कर दो, वो स्ट्रेट लाइन में ही बड़ा करेगा, और कर्व वाली लाइन यदि हमने दी है तो कर्व में ही उसको करेंगे। ये कहलाता है लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूएशन। तीसरा है लॉ ऑफ क्लोजर। लॉ ऑफ क्लोजर का मतलब है कि क्लोज्ड जो आकृतियाँ होती हैं दे आर मोर स्टेबल देन अनक्लोज्ड वंस। और चौथा है मेंबरशिप कैरेक्टर। इनका मानना ये था कि किसी एक तत्व का अपना कोई इंडिपेंडेंट कैरेक्टर नहीं है, रादर वो उस कंटेक्स्ट से, उस संदर्भ से अपना मीनिंग ड्रॉ करता है। जैसे इसका उदाहरण इस तरीके से देते हैं कि यदि एक बिंदा है कहीं पर लगा हुआ, तो वो डिपेंड करता है कि यदि वो एक सुंदर से महिला के चेहरे में लगा हुआ हो और वही बिंदा उसके माथे में लगा हुआ हो, बिंदा एक ही है, मीनिंग बदल जाता है कंटेक्स्ट के